नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 123वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे एनजेएसी और कॉलेजियम सिस्टम को। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, यह व्यवस्थाएं किस प्रकार की थीं। यह व्यवस्थाएं एक दूसरे के विपरीत थीं और यह व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो प्रोसीजर चलता है उससे संबंधित थी। अब आप समझ लीजिए, एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसका पूरा नाम है। तो यह क्यों बनाया गया? यह एक सरकारी निकाय था और सरकार द्वारा क्या होता था, जो यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम में जो कि जजों की नियुक्ति होती थी, उससे लेकर जो इनके पास शक्तियां हुआ करती थी, सरकार अपनी ओर खींचने के लिए एनजेएसी बनाती है। और कॉलेजियम सिस्टम बनाया जाता है किनके द्वारा? इसमें किनका प्रभुत्व होता है? जजों का प्रभुत्व होता है और उनके द्वारा अन्य जजों की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम और एनजेएसी आपने समझा। तो इसी के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है और किस प्रकार से यह निकल कर आए, आपको समझना चाहिए कि किस में पावर है और वर्तमान में कौन सा सिस्टम हमारे यहाँ पर चल रहा है। न्यायाधीशों की, जजों की नियुक्ति से लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, तो इससे संबंधित यह हमारा लेक्चर है। इसको आप समझने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं एनजेएसी वर्सेस कॉलेजियम सिस्टम, दोनों को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम यह क्या है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया है, किस प्रकार से उनकी नियुक्ति होती है। अब हम देखेंगे ऐतिहासिक स्थिति। तो हमने पहले ऐतिहासिक स्थिति देखी थी कि पहले क्या हुआ करता था मध्यकालीन भारत में। जिस प्रकार से कानून की व्यवस्थाएं राजा के हाथ में होती थी, मंत्रिपरिषद क्या होता था, उनकी सलाह देने का कार्य करता था, लेकिन वह बॉन्डिंग नहीं होती थी। अंततः शक्ति किसके पास? राजा के पास हुआ करती थी। भारत जैसे ही आज़ाद होता है तो हमारे यहाँ पर अलग अलग स्तर पर कोर्ट निकल कर आते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, जिला स्तर पर जिला कोर्ट, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट तथा पूरे देश का जो कोर्ट होता है वह होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ हो जाती है, जो कि इसमें दो व्यवस्थाएं चलती हैं और दोनों व्यवस्थाओं को हम कंपेयर करते हुए, एक डिस्कस करते हुए वहाँ पर पहुँचेंगे जो कि वर्तमान में व्यवस्था चल रही है और कौन सी व्यवस्था पावरफुल है। अब हम बात करते हैं 1993 की। सारे कोर्ट यहाँ पर व्यवस्थित हैं। जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसके द्वारा क्या हो रहा है? जजों की नियुक्ति हो रही है। लेकिन हम देख सकते हैं कि 1993 के पहले क्या हुआ करता था, नियुक्ति कानून मंत्री द्वारा की जाती थी। एक कानून मंत्री हुआ करता था, इनके द्वारा नियुक्ति की जाती थी। अब हम देख सकते हैं कानून मंत्री क्या होगा? सरकार का नुमाइंदा होगा। तो यहाँ पर बात खल रही थी किनके लिए? जो यहाँ पर जज हुआ करते थे, इनका जो प्रभुत्व होता है नियुक्ति से लेकर, वह बढ़ाना था। तो यहाँ पर धीरे धीरे डिमांड चलने लगी कॉलेजियम सिस्टम की और कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से नियुक्तियाँ की जाने लगीं। तो हम देख सकते हैं 1993 से कॉलेजियम सिस्टम निकल कर आया। इसमें न्यायाधीशों का एक समूह हुआ करता था, जिसमें न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, यानी सीनियर मोस्ट जज हुआ करते थे, जो कि बहुत ही वर्षों से यहाँ पर न्यायाधीश हैं। और एक मुख्य न्यायाधीश होते थे। तो इनका जो समूह होता था वह जज की नियुक्ति करता था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनजेएसी की बात करें तो हमने यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम को देखा। तो कॉलेजियम सिस्टम में यह माना जाता है कि सरकार द्वारा यह बात की जाती है कि यहाँ पर भाई भतीजावाद होता था। हम देख सकते हैं, यह आपने भी देखा होगा कि कोई भी परिवार हो, उसमें एक जज होता है तो अन्य भी उसी तरह को फॉलो करते हुए एक ही जगह पर बहुत सारे आपको कोई वकील या जज देखने को मिलेगा। किसी किसी के परिवार में पिता, उनके पुत्र इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। हालांकि व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि उनको सारी जानकारी होती है और आगे वह अपने बच्चों को वैसे ही तैयार करते हैं। तो यह बात हो सकती है। आगे हम बात करें एनजेएसी की। तो एनजेएसी क्या हुआ? यह सरकार अपने हाथ में व्यवस्थाओं को रखना चाहती थी। तो कॉलेजियम सिस्टम से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को गठित किया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति के सरकार द्वारा करने के लिए तथा न्यायपालिका से निर्भरता, यानी जुडिशियल जो यहाँ पर ज्यूरी द्वारा जो नियुक्ति की जा रही थी, उससे निर्भरता को खत्म करने के लिए इस निकाय की स्थापना की गई 2014 में। अब प्रयास कहाँ से किए जा रहे थे? कांग्रेस सरकार से। कांग्रेस सरकार जहाँ पर मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, और प्रयास करते करते 2014 में क्या लाया गया? एनजेएसी को ला दिया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इसमें 6 सदस्यीय निकाय हुआ करता था।
जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश तथा इसमें हम देख सकते हैं कि जो कानून की अच्छी समझ रखने वाले कुछ व्यक्ति यहाँ पर हुआ करते थे, जो कि एनजेएसी हुआ करता था। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या है, कोर्ट के ही मेंबर हैं। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संवैधानिक जो प्रावधान है उनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रावधान की बात करता है कि 124 के तहत जो प्रावधान रखे गए हैं उनके अनुसार यहाँ पर जजों की नियुक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले जो कि नियुक्ति होती है उससे पहले राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेनी होती है। अब यह जो सलाह लेने की बात है, इसी पर आपका जो लेक्चर है वह घूमेंगे, आपको यह बात याद रखनी है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे। अब यह सलाह बाध्यकारी होगी, बाध्यकारी नहीं होगी। जिस प्रकार से हमने वहाँ पर देखा था कि जो मध्यकालीन भारत में क्या हुआ करता था, कुछ मंत्री हुआ करते थे। मंत्री क्या किया करते थे, राजा को सलाह देते थे। वह केवल सलाह देने का कार्य करते थे। और हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर राष्ट्रपति है, एक तरीके से राजा की बात करें तो राजा हुआ करता था, उसको यह जरूरी नहीं था कि वह इनकी बातों को माने या ना माने, लेकिन हम देख सकते हैं कि इसको बाध्यकारी बनाया गया था। इनको सलाह लेनी होती थी और सलाह जो देते थे वो उनको माननी पड़ती थी। अनुच्छेद 217 की बात करें तो 217 क्या करता है, हाई कोर्ट की बात करता है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है, उसी प्रकार से 217 आर्टिकल के अंतर्गत राज्यों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए यानी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रावधान रखे गए हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह लेनी होती है। आपको यह बात क्यों बताई जा रही है, ये ऐसा होता है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर यह गवर्नर दे देगा, तो आपको गवर्नर नहीं या चीफ जस्टिस आपको याद रखना है, हाई कोर्ट का उच्च न्यायाधीश याद नहीं रखना है। इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है, लेकिन हम देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से मुख्य रूप से सलाह ली जाती है। कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो कॉलेजियम सिस्टम के पहले इसी प्रकार की व्यवस्था चलती थी, जो कि हम देख सकते कानून मंत्री हुआ करते थे और जो यहाँ पर कमेटी बनी हुई थी उसके द्वारा क्या हुआ करता था, नियुक्ति हुआ करती थी। यह कार्य कानून मंत्रालय के द्वारा किया जाता था तथा विधायिका को यहाँ पर शक्ति प्राप्त थी। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका काम कर रही है। अब हम देख सकते हैं कॉलेजियम सिस्टम की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस प्रकार के निकाय या निकाय या व्यवस्था का जन्म हुआ। इसमें हम देख सकते हैं कि यह 3 केस के माध्यम से निकल कर आई, 1982, 1993, 1998। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम किस प्रकार से निकल कर आता है। अब हम फर्स्ट जज केस के बारे में देखते हैं। फर्स्ट जज केस यह न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित केस थे। यह 3 केस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 1982 में इस केस में परामर्श शब्द पर चर्चा की गई। परामर्श क्या है, सलाह है। तो हम देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वह किस प्रकार से क्या होता है, उनकी जो सलाह होती है वह राष्ट्रपति के ऊपर किस प्रकार से बाध्यकारी होती है उसकी बात की गई थी कि यह बाध्यकारी होनी चाहिए। जज क्या बोल रहे थे, मेरे द्वारा जो सलाह दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा वह बाध्यकारी होनी चाहिए, वह राष्ट्रपति को माननी ही चाहिए। इस केस में न्यायपालिका को शक्ति देने की बात की गई। चूँकि क्या हो रहा था, न्यायपालिका के जो जज हुआ करते थे वह कह रहे थे कि मेरे द्वारा जो परामर्श दिया जा रहा है वह जो कि राष्ट्रपति जी हैं उन पर बाध्य होगा। तो यहाँ पर न्यायपालिका को शक्ति देने की बात की जा रही थी। यहाँ पर 7 न्यायाधीशों की बेंच द्वारा यह केस सुना गया। तो हम क्या करते हैं कि जब एक ही कोई केस होता है और उसको बार बार सुना जाता है तो इसमें क्या होता है, बेंच बढ़ा दी जाती है। अगली बार जो बेंच होगी वह 9 न्यायाधीशों की होगी। तो 1993 में सेकंड जज केस निकल कर आया और आपको याद रखना है यहाँ पर 9 न्यायाधीशों की बेंच हुआ करती थी। फैसला सुना गया। इस केस में परामर्श शब्द को बाध्यकारी बनाने की बात की गई। वहाँ केवल चर्चा हो रही थी, अब यह बोल रहे थे 1993 में कि इसे बाध्यकारी बनाया जाए। नियुक्ति की प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 2 अन्य न्यायाधीशों को भी शामिल किया गया। परामर्श देने वाला समूह, अब देख रहे हैं हम यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश। अब जब मुख्य न्यायाधीश की सलाह वहाँ पर बाध्यकारी होगी तो क्या होगा,
इनका वर्चस्व यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो सरकार भी होशियार थी, उसने क्या किया कि अन्य दो जो न्यायाधीश हुआ करते थे उनको भी साथ में रख दिया गया। अब हम आपकी अकेली बात नहीं मानेंगे, अन्य दो न्यायाधीश भी यहाँ पर होंगे तो तीनों की बातों को यहाँ पर मानेंगे, यानी तीन लोग तो अच्छा निर्णय लेकर आएंगे। तो यहाँ पर सरकार खेल गई। अब आगे देखते हैं, परामर्श देने वाला समूह 3 सदस्यीय होगा, परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा। यदि 3 लोग एक जैसी बात करते हैं और राष्ट्रपति के समक्ष वह बात रखी जाती है उसको हम मानेंगे। यहाँ पर न्यायपालिका को न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र बनाया गया, यानी हम देख सकते हैं कि न्यायपालिका को यहाँ पर स्वतंत्र बनाया गया, यानी वह अपनी जो सलाह दे सकते हैं उसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पर नियुक्ति होगी। अब थर्ड जज केस की बात करें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें कॉलिजम सिस्टम की नींव रखी गई। यहाँ पर केस यह इस प्रकार का केस था जहाँ सर पूर्ण रूप से कॉलिजम सिस्टम निकल कर आया। यहाँ परामर्श देने वाले न्यायाधीशों को बढ़ाकर 2 से 4 कर दिया गया। परामर्श देने वाले समूह अब 5 सदस्यीय हो गया। 4 सदस्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे, तो 5 सदस्यीय बना दिया गया तथा मुख्य न्यायाधीश के लिए सलाह देना बाध्यकारी बना दिया गया, यानी मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह होती थी वह राष्ट्रपति के ऊपर बाध्य होती थी, उनको मानना ही होता था। 1998 से लेकर 2014 तक यही व्यवस्था चलती है जब तक कि मोदी जी नहीं आ जाते। इसके साथ ही कॉलिजियम सिस्टम के समक्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण से संबंधित शक्तियां प्राप्त थीं कॉलिजियम सिस्टम को। अब हम देखते हैं कि 2014 में जो मोदी जी निकल कर आए, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सरकार और क्या, अब क्या होता है कि जो कॉलिजियम सिस्टम होता है, तो कॉलिजियम सिस्टम से जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं चल रही थी वह न्यायपालिका के हक में जो होता है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी वह चली जाती है, और जैसे ही इनके हक में चली जाती है तो यहाँ पर भाई भतीजावाद निकल कर आता है। हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका के सामने जो शक्ति निकल कर आती है, जो इनके पास शक्ति होती है न्यायाधीशों को नियुक्त करने की, वह अपने हिसाब से इसको रेगुलेट करने लगते हैं। तो आगे इसी बात को हम देखते हैं कि जब इस प्रकार की व्यवस्थाएं सामने आती हैं तो सरकार द्वारा एक खेल खेला जाता है, जो कि एक कमीशन गठित किया जाता है इस पर कंट्रोल करने के लिए, जिसे वेंकट चलैया कमीशन के नाम से जाना जाता है। सभी व्यवस्थाएं न्यायपालिका के हाथ में आ चुकी थी, जिसमें भाई भतीजावाद हो रहा था। हम देख सकते हैं कि ऐसे न्यायाधीश निकल कर आ रहे थे जो कि इन्हीं के बीच से निकल कर आते थे, यह अपने अनुसार ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे थे। तथा हम देख सकते हैं कि कांग्रेस सरकार, जो कि 2002 में बीजेपी की सरकार थी, वहां से प्रयास प्रारंभ हो जाते हैं, और इसी समय पर 2002 में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। यहाँ पर वेंकट चलैया कमीशन को गठित किया जाता है, किस लिए, कॉलिजियम सिस्टम के विरोध में, जो कि 1993 से निकल कर आया था। इसमें नियुक्ति के संबंध में न्यायपालिका की शक्ति तथा व्यवस्थापिका दोनों में बांटने की बात की जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच का रास्ता निकाला जाता है, ताकि कुछ शक्तियाँ सरकार के पास भी रहें, कुछ कॉलिजियम सिस्टम के पास में भी रहें। कॉलिजियम सिस्टम, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर न्यायाधीश निकल कर आते थे और इन न्यायाधीशों को अच्छी समझ हुआ करती थी। साथ में सरकार भी सोच रही थी कि हम साथ साथ में इसमें अपनी जो प्रतिक्रिया है वह दे सकें, इन पर कंट्रोल कर सकें। कॉलिजियम सिस्टम की आलोचना इस कमीशन के द्वारा की गई तथा एनजेसी को गठन करने की बात की गई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनजेसी की बात की जा रही थी, तो एनजेसी के बारे में हम बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इस व्यवस्था में न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों के लिए नियुक्ति के समान अवसर प्रदान किए गए, समान शक्ति प्रदान की गई, यानी यहाँ पर न्यायपालिका और सरकार दोनों ही रहेगी। यहाँ पर 6 सदस्यीय समूह बनाया गया, जो कि एनजेसी कहलाता था, जिसमें ज़्यादातर शक्तियाँ सरकार के समक्ष कर दी गई तथा मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश तथा 3 सदस्य सरकार की तरफ से होते थे। जो 6 सदस्य हुआ करते थे, इसमें 3 सदस्य सरकार की तरफ से, एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य 2 सीनियर मोस्ट जज, यानी अन्य 2 न्यायाधीश यहाँ पर हुआ करते थे। तो हम देख सकते हैं कि एनजेसी में कितने मेंबर थे, 6 मेंबर थे। 3 मेंबर निकल कर आ रहे थे न्यायपालिका की ओर से और 3 निकल कर आ रहे थे सरकार की ओर से। इसमें हम देख सकते हैं कि जो 6 लोगों का जो समूह होता था वह 3+1 के वोट से यहाँ पर निर्णय लिए जाते थे। यानी हम देख सकते हैं कि यदि सरकार के तीनों मेंबर हैं
वह किसी भी जज को नियुक्त करने के लिए सहमति देते हैं तो साथ में एक न्यायपालिका के जज की, जो न्यायपालिका की जो यहाँ पर बॉडी बनी हुई है 3 सदस्यीय, उसकी भी सलाह लेनी होती थी। यानी दोनों को बीच का रास्ता इस प्रकार से निकाला गया कि यहाँ पर दोनों ही पक्षों की सहमति को लिया जा सके। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि सरकार की प्रेजेंस बढ़ चुकी थी। सरकार के 3 सदस्य हुआ करते थे। किसी भी एक मेंबर को जो कि न्यायपालिका से संबंधित हुआ करता था, उसको यदि यह अपने पक्ष में ले लेते थे तो आसानी से निर्णय निकल कर आते थे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था, अब न्यायपालिका की पावर धीरे धीरे कम हो रही थी। तो न्यायपालिका द्वारा एक पासा खेला जाता है जो कि केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का सिद्धांत निकल कर आता है। इस मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि यदि आप कोई असंवैधानिक कार्य करते हैं या संविधान की मूल धारणा को ठेस पहुंचाते हैं तो वह कानून को, उस नियम को नल एंड वॉइड यानी निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसी बेसिक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए इन्होंने क्या किया कि जो एनजेसी है वह क्या है, वह गैर संवैधानिक है। इसको इस प्रकार से यह मूल ढांचे को परिवर्तित करता है, मूल ढांचे को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो यह बात किसके द्वारा की गई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई। इसकी विवेचना जो की जाती है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। यानी यदि सरकार पूछती है कि आप का जो बेसिक स्ट्रक्चर है तो वह किस प्रकार से डिफाइन होगा, तो न्यायपालिका क्या कहती है, इसको हम केस टू केस वेरी करेंगे। यदि हमें समझ में आएगा कि आप कोई गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं तो हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे और यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, आपका कानून निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शक्तिशाली हो जाता है वह हमारी न्यायपालिका हो जाती है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति इसी के तहत आती है। कोई भी आप कानून बनाइए न्यायिक समीक्षा के लिए तो हमारे पास ही आएंगे, हम उसको नल एंड वॉइड या निरस्त कर सकते हैं। तो न्यायिक समीक्षा की यदि बात करें तो यहाँ पर हम समझेंगे यदि संसद द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान के हिसाब से नहीं है तो मूल ढांचे को परिवर्तित करता है, ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई कानून आपके द्वारा बनाया जाता है जो मूल ढांचे को परिवर्तित करता है तो उसे हम निरस्त कर सकते हैं, निरस्त कर दिया जाएगा। एनजेसी बनाने के बाद न्यायिक समीक्षा के लिए लाया गया तथा न्यायपालिका द्वारा कहा गया कि यह हमारे मूल ढांचे के सिद्धांत का हनन करता है, तो एनजेएसी को ही निरस्त कर दिया गया तथा कॉलिजम सिस्टम को आगे चलाने की बात की गई। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं अब न्यायपालिका पावरफुल हो जाती है। अब प्रमुख तथ्य कॉलिजम सिस्टम से लेकर हम समझेंगे। तो कॉलिजम सिस्टम द्वारा नियुक्ति के लिए दी गई सिफारिशें एक बार राष्ट्रपति सुधार सकता है या सुधार के लिए वापस भेज सकता है। यानी कॉलिजम सिस्टम के द्वारा जो सिफारिश दी गई वह राष्ट्रपति के सामने जाती है तो राष्ट्रपति उसको जांचता है, देखता है और इसके बाद क्या होता है कि उसको वापस भी कर सकता है, हमें आपकी बात पसंद नहीं आई, आप फिर से इसमें सुधार कीजिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास यह बात जाती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, न्याय कॉलिजम सिस्टम के पास यह बात जाती है तो कॉलिजम सिस्टम इसको क्या करेगा, देखेगा और फिर वापस उसको बिना कोई संशोधन किए भी यदि राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो उनको मानना ही पड़ेगा। यानी इस सिफारिश को जब दूसरी बार जाती है तो वह राष्ट्रपति के यहाँ पर बाध्यकारी हो जाती है, उनको कॉलिजम सिस्टम की बात माननी ही होती है। एनजेसी 99 से वे संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, तो यह बात आपको याद रखनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि 99वां संविधान संशोधन कब निकल कर आता है, 2014 में। तो आपको यह याद रखना है 2014 में बीजेपी की सरकार आ चुकी थी। वर्तमान में हम देख सकते हैं कि कॉलिजम सिस्टम पावरफुल है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनीरा पांडे से, करते रहे अपना अध्ययन, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में और करेंगे हम सारी पॉलिटी डिस्कस। 123 लेक्चर आपके आ चुके हैं, आप आसानी से इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बाय।